एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर का पीडीएफ आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। So first question here is, Energy Efficiency Services Limited has announced a plan to establish India's largest geothermal energy technology pilot project in which state? So recently Energy Efficiency सर्विसेज लिमिटेड जो है इन्होंने इनका प्लान अनाउंस किया है कि इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया का लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे ये इस्टेब्लिश करेंगे? ये इस्टेब्लिश किया जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब जो ये पायलट प्रोजेक्ट है इट विल बी रोल आउट ऑन अ 2 की टूरिज्म हब, जो एक आपका है अराकू वैली एंड दूसरा है विशाखापट्टनम। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जाएंगी? अर्थ एयर टनल सिस्टम एंड ग्राउंड सोर्स हीट पंप्स, यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी से यहाँ पे काम किया जाएगा। इसके अलावा दे विल यूटिलाइज अर्थ स्टेबल अंडरग्राउंड टेम्परेचर एट 7 to 8 मीटर डेप्थ फॉर इको फ्रेंडली हीट एंड कूलिंग। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि जो क्विक रिटर्न है ऑन द इन्वेस्टमेंट ये आपके 3 से 4 साल में आने लगेगा। ठीक है, नाउ बेनिफिट क्या है? ओवर 50% यहाँ पे रिडक्शन होगा इन दी एनर्जी कंजप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, जो इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है? सो आंसर हियर इज इट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में ये आपका इनॉग्रेट किया गया था। फाइन, इनका पीएम मोदी जी का विजिट था आपका छत्तीसगढ़ में और उसी के दौरान इन्होंने ये इनॉग्रेशन यहाँ पे किए थे। ठीक है, इट इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम विच इज नेम्ड आफ्टर द फ्रीडम फाइटर वीर नारायण सिंह। और इसका म्यूजियम का टोटल कॉस्ट कितना आया है बनाने का? 50 करोड़ का है। एंड ये एरिया की अगर हम बात करें तो 10 एकड़ में ये फैला हुआ है। नियरली 650 स्कल्पचर्स यहाँ पे आपके लगाए गए हैं अक्रॉस दी 14 गैलरीज। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं? आपकी विजुअल इफेक्ट्स टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्रोजेक्शन, इंटरैक्टिव स्क्रीन्स एंड क्यूआर कोड्स, जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे म्यूजियम पोर्टल लॉन्च किया था एंड एक ई बुक लॉन्च की थी आदि शौर्य, एंड ही ऑल्सो अनवील्ड दी हॉर्स माउंटेड स्टैच्यू ऑफ शहीद वीर नारायण सिंह एट द मेमोरियल साइट। Now next is, who was sworn in as the 10th president of Ireland? तो recently आयरलैंड के 10th president अभी यहाँ पे इन्होंने शपथ ग्रहण की है और इनका नाम क्या है? कैथरीन मार्टिना एन कॉलोनी। ठीक है, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। कैथरीन मार्टिना जो है इन्होंने शपथ ग्रहण की है 10 एज अ 10th president of Ireland। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है मिशेल डी हिगिंस को, जिन्होंने 14 साल यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है। ठीक है, अब बात करते हैं आयरलैंड की, तो इसके करंट पीएम है मिशेल मार्टिन, कैपिटल इसकी है डुबलिन, करेंसी इसकी है यूरो। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिलीज किया था इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस इनेबलिंग सेफ एंड ट्रस्टेड एआई इनोवेशन। सो अभी हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं इंडिया एआई गवर्नेंस की। ठीक है, अंडर द इंडिया एआई मिशन फॉर प्रोवाइडिंग नेशनल फ्रेमवर्क कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करें, डिप्लॉय करें और सुपरवाइज करें इंडिया में। ठीक है, अब ये जो गाइडलाइन है इट इज ड्राफ्टेड बाय द हाई लेवल कमिटी विच इज चेयर्ड बाय प्रोफेसर बाला रमन रविंद्रन, जो आईआईटी मद्रास से बिलोंग करते हैं। एंड इस गाइडलाइन में 4 मेजर कंपोनेंट है। पहला आपका है 7 गाइडिंग प्रिंसिपल और सूत्रास फॉर एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई, जिसमें आता है ट्रस्ट इज फाउंडेशन, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट, फेयरनेस एंड इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, सेफ्टी, रेसिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, दूसरा आता है की रिकमेंडेशन, जिसमें आपके 6 पिलर्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, पॉलिसी एंड रेगुलेशन, रिस्क मिटिगेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशन। थर्ड आपका जो है कंपोनेंट है एक्शन प्लान, जो 3 फेजेस में आपका यहाँ पे बताया गया है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ आपका आता है प्रैक्टिकल गाइडलाइंस, जो हमें ऑफर करते हैं एक्शनेबल स्टेप्स फॉर बोथ इंडस्ट्री प्लेयर्स एंड रेगुलेटर। फॉर इंडस्ट्री
यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉलो ऑल इंडियन लॉज जो रिलेटेड है टेक्नोलॉजी, डेटा एंड सेफ्टी से, अडॉप्ट करें वॉलंटरी एथिकल फ्रेमवर्क्स, ठीक है, प्रोएक्टिवली, देन पब्लिश ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स अबाउट एआई मॉडल्स, डेटा एंड रिस्क, providing grievance redressal mechanism for the user and use techno legal solution to reduce risk, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज के लिए हैं आपके गाइडलाइंस। एंड फॉर रेगुलेटर, फर्स्ट पॉइंट सेज एनकरेज इनोवेशन स्पेशली इन द स्टार्टअप एंड रिसर्च, अवॉइड करें कंप्लायंस हेवी फ्रेमवर्क दैट बर्डन बिजनेसेस, यूज करें टेक्नो लीगल अप्रोचेस जो ब्लेंड करेंगे टेक्नोलॉजी को विद लीगल सेफगार्ड्स, एंड कीप रेगुलेशन फ्लेक्सिबल एंड अपडेट देम पीरियोडिकली, ठीक है, टाइम टू टाइम हमें यहाँ पे अपडेट करना होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इस इवेंट के दौरान विनर्स यहाँ पे अनाउंस किए गए थे, ठीक है। इंडिया एआई हैकाथन फॉर मिनरल टारगेटिंग के विच इज कंडक्टेड अंडर द एप्लीकेशन डेवलपमेंट पिलर ऑफ इंडिया एआई मिशन इन कोलैबोरेशन विद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब पहला यहाँ पे जो प्राइज था ये कौन से प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल मैपिंग विद एआई, ठीक है। दूसरा है नॉलेज एंड डेटा ड्रिवन मिनरल टारगेटिंग अप्रोच, तीसरा है सुवरन सेमी अनसुपरवाइज्ड वैल्यू एडाप्टिव आर्टिफिशियल रिसोर्स नेटवर्क, एंड स्पेशल प्राइज यहाँ पे आपका बताया गया है फॉर एनकरेजिंग एआई एंड मशीन लर्निंग सॉल्यूशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू पोटेंशियल एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ अ क्रिटिकल मिनरल्स एंड अदर अकोमोडेशन। तो इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। और जो पहला प्राइस था ये 10 लाख यहाँ पे अमाउंट है इसका, 7 लाख फॉर द सेकेंड एंड 5 लाख फॉर द थर्ड, ठीक है। वेयर स्पेशल कैटेगरी के लिए 5 लाख यहाँ पे अमाउंट है, प्राइस अमाउंट है, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द एयरबेस इन तजिकिस्तान फ्रॉम विच इंडिया ऑफिशियली withdrew its military presence by October 2025, concluding its nearly 2-decade-long strategic operation in Central Asia। तो रिसेंटली जो तजिकिस्तान का आइनी एयरबेस है, ठीक है, ये जो एयरबेस है इसमें लगभग इंडिया के 200 ट्रूप्स यहाँ पे जो है वो रहते थे, ठीक है। एंड हमारा जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पे रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली इंडिया की प्रेजेंस क्यों थी, क्योंकि इंडिया जो है क्लोज वॉच रखना चाहता था चाइना एंड पाकिस्तान पे, ठीक है। इसके लिए इंडिया ने 2002 में इंडिया और तजिकिस्तान के बीच में एक डील साइन की थी, ठीक है, कि वो आइनी एयरबेस जो ओल्ड सोवियत एयरबेस है उसको ये रीबिल्ड करेंगे, ठीक है। और इस रीबिल्ड के दौरान यहाँ पे 3200 मीटर का जो रनवे है वो भी कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली एम क्या था, चाइना और पाकिस्तान पे नजर रखना, और सबसे पास ये एयरबेस वहाँ पे पड़ता था, ठीक है। तो इंडिया को अपॉर्चुनिटी दिखी और इंडिया ने वो ग्रैब कर ली थी, और 2002 में इंडिया और तजिकिस्तान के बीच में ये डील आपकी साइन हुई थी, ठीक है। इसके बाद 2022 में जो ये अग्रीमेंट इंडिया और तजिकिस्तान के बीच में था वो रिन्यू नहीं किया गया, ठीक है। जिसके बाद अभी 2025 में, अक्टूबर 2025 में इंडिया ने अपने मिलिट्री वहां से हटा दी, ठीक है। ओके, नाउ इसकी लोकेशन क्या है आइनी एयरबेस की, सो इट इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दुशानबे तजिकिस्तान। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया 2002 में इंडियन गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट साइन किया था तजिकिस्तान के साथ ऑपरेट करने के लिए आइनी एयरबेस को, ठीक है। एंड ये इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली ओवरसी मिलिट्री बेस था, ओके। इसके लिए यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने एंड बीआरओ ने इन्वेस्ट किया था 70 से 100 मिलियन यूएस डॉलर, और एक्सटेंड किया था 3200 मीटर्स को, ठीक है। मतलब जो रनवे था उसको यहाँ पे एक्सटेंड भी किया गया था, फाइन। Now next is, which institution entered into a strategic MOU with the IDG-10 Solution Private Limited to establish India's first industry-anchored long-term collaboration in a subsea pipeline design technology? So इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने ये स्ट्रैटेजिक MOU साइन किया है IDG-10 Solution Private Limited के साथ, so that they can establish India's first industry-anchored long-term collaboration in subsea pipeline डिजाइन टेक्नोलॉजी? सो आंसर हियर इज IIT रोपड़, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IIT रोपड़ ने ये MOU साइन किया है। एंड सिग्नेटरीज की बात करें तो प्रोफेसर राजीव आहूजा जो आपके डायरेक्टर हैं IIT रोपड़ के, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था विद दी सिल्वी फ्रेंचाइज फर्नांड जो ANP डायरेक्टर हैं एंड को फाउंडर हैं IDG-10 के, ठीक है। अब ये जो MOU है वो 5 साल के लिए आपका साइन किया गया है।
एंड इसका गोल है कि हम रिड्यूस करें रेसिलेंस ऑन अ फॉरेन टेक्नोलॉजी, कि हम अपनी डिपेंडेंस फॉरेन टेक्नोलॉजी में कम करें और लोकल जो टैलेंट है हमारा उसको हम जो है बूस्ट करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज where was 17th meeting of India Israel Joint Working Group on Defense Cooperation held, which is co-chaired by 40th Defense Secretary of India Rajesh Kumar Singh and DG of Israeli Ministry of Defense Major General Amir Baram। तो जो 17वीं इंडिया इसराइल जॉइंट वर्किंग ग्रुप डिफेंस कॉर्पोरेशन था वो कहाँ पे हुआ था, वो आपका टेल अवीव इजराइल में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, इजराइल में ये हुआ था। एंड यहाँ पे इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने पार्टिसिपेट किया था, राजेश कुमार सिंह जी ने, ठीक है। अब इस मीटिंग के दौरान इंडिया और इजराइल ने एमओयू साइन किए थे ऑन द डिफेंस कॉर्पोरेशन टू डीपन देयर बायलैटरल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। जैसे बेसिकली जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है, जैसे डायलॉग्स में, ट्रेनिंग में, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो इन सब चीजों से रिलेटेड ये एमओयू साइन हुए थे यहाँ पे, ठीक है। नाउ बायलैटरल टॉक्स भी यहाँ पे हुई थी बिटवीन डिफेंस सेक्रेटरी, इंडियाज डिफेंस सेक्रेटरी एंड इजरायलीज डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कत्स, ओके। इनके बीच में बायलैटरल टॉक्स भी हुए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 16th एडिशन ऑफ रिपोर्ट titled the emission gap report 2025, what was the global emission of greenhouse gas emissions in 2024? so रिसेंटली 16th एडिशन आपका रिलीज किया गया था एनुअल रिपोर्ट का, द एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 का, और इसके अकॉर्डिंग 2024 में जो ग्लोबल एमिशन हुआ है ग्रीन हाउस गैस का, ये कितना हुआ है, इट इज 57.7 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब अगर हम इसे कंपेयर करें 2023 से, तो 2.3% का इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। जो ये रिपोर्ट थी रिलीज किसने की थी, यूएनईपी ने, एंड इट इज को प्रोड्यूस विद द यूएनईपी कोपेनहेगन क्लाइमेट सेंटर एंड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस ट्रेंड की बात करें तो 2024 में जो एमिशंस हुए हैं, इसकी ग्रोथ के बारे में बात करें तो इट इज 4 टाइम हायर देन दी 2010 से 2024 के कंपैरिजन यहाँ पे की जाए तो ये 4 टाइम्स हायर आपका था, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे टॉप ईयर ऑन ईयर इंक्रीज जो है 2024 में देखा गया है इंडिया का 0.165 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, फॉलोड बाय चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, यूएसए, ठीक है। देन व्हाट आर द रीजन कि जिनकी वजह से एमिशन इंक्रीज हुआ है, दैट इज लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री CO2 which is plus 21% एंड फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका है प्लस 36%, ठीक है। इसके अलावा इट इज प्रोजेक्टेड कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो आपका राइज करेगा 2.3 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, इवन इफ द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आर फुली इम्प्लीमेंटेड। कि जो हमने कंट्रीब्यूशन मतलब हमने टारगेट जो लिया है या हमने जो वादा किया कि हम ये चीज करेंगे जिससे टेम्परेचर राइज कम होगा, ठीक है, अगर हम वो भी फुली इंप्लीमेंट कर ले तब भी 2.3 से 2.5 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे आपका राइज कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लोबल एमिटर्स कौन कौन से थे, चाइना, यूएसए, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, रशिया एंड इंडोनेशिया थे, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेजर एमिटर यहाँ पे देखा गया है टू रिड्यूस एमिशन, मतलब जिसने यहाँ पे एमिशन को रिड्यूस करने में सबसे ज्यादा आपका जो है मेहनत की है, इट इज यूरोपियन यूनियन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है फास्टेस्ट एमिशन ग्रोथ रेट 2024 में देखी गई है इंडोनेशिया की 4.6%, देन इंडिया की 3.6% एंड चाइना की 0.5% देखी गई है, ठीक है। देन पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशन जो है इसमें यूएसए, रशिया, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन जो है इनका जो ग्लोबल एवरेज है वो आपका जो ग्लोबल एवरेज हमारा है 6.4 आपका गीगा टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, ये एवरेज है। और इन सारी जो कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन जो है इनका जो एवरेज था वो 6.4 से ज्यादा था, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, डिलेज इन अ पेरिस एग्रीमेंट टारगेट मेक 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज लाइक विद इन नेक्स्ट डिकेड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि रिकमेंडेशन एमिशन रिडक्शन टारगेट बाय 2035 कि हमें 2035 तक रिडक्शन यहाँ पे करना है,
एमिशन का, ठीक है। इन ऑर्डर टू अलाइन विद 2 डिग्री सेल्सियस एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट, कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एनुअल एमिशन बाय 35%, ठीक है। हमें एनुअल एमिशन जो है 35% रिड्यूस करना होगा इफ कि अगर हमें जो टेम्परेचर राइज है वो 2 डिग्री सेल्सियस अगर हम चाहते हैं तो 35% करना होगा। अगर हम 55% करेंगे तो हमारा सिर्फ जो राइज होगा टेम्परेचर में वो 1.5 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया था कि हमें इतना ये करना होगा, ठीक है, 2035 तक। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रैंकिंग, which Indian city was ranked the dirtiest among cities within a population above 100 lakh? So आपका रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिलीज किया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रैंकिंग, जिसमें क्लीनेस्ट सिटी तो सबको पता है, पर डर्टीएस्ट सिटी कौन सी है? डर्टीएस्ट सिटी आपकी है तमिलनाडु की मदुरई, ठीक है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। और कौन सी आपकी टॉप 10 डर्टीएस्ट सिटीज है? मदुरई है, लुधियाना, चेन्नई, रांची, बेंगलुरु, धनबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर मुंबई, श्रीनगर एंड दिल्ली, ठीक है। अब बात करें कैटेगरी वाइज, सो मोर देन 10 लाख कैटेगरी में टॉप किया है मदुरई ने, लुधियाना सेकेंड नंबर पे था, थर्ड पे था चेन्नई। ऐसे ही 3 to 10 लाख की कैटेगरी में यहाँ पे टॉप किया है मथुरा कैंटोनमेंट फ्रॉम, ये पहले नंबर पे था सबसे डर्टीएस्ट इस वाली कैटेगरी में। देन एरोड एंड कोलम फ्रॉम केरला। ओके, 50,000 से 3 लाख की जो कैटेगरी है इसमें पोरबंदर फ्रॉम गुजरात, सेकेंड नंबर पे पोर्ट ब्लेयर एंड थर्ड पे गोंडल फ्रॉम गुजरात, ठीक है। देन 20,000 से 50,000 की जो पॉपुलेशन कैटेगरी है इसमें आपका अलीराजपुर जो है फ्रॉम मध्य प्रदेश, ये आपका डर्टीएस्ट था, फॉलोड बाय शिहोरा एंड मनावर फ्रॉम द सेम स्टेट। ओके, देन लेस देन 20,000 की जो पॉपुलेशन है इसमें नारायणगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश जो है ये आपका सबसे डर्टीएस्ट था। देन चंद्रपुर फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड तियोसा फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव को, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था 3 से 5 नवंबर को, जिसका थीम था विकसित भारत 2047 पायनियरिंग सस्टेनेबल इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटीरियल, हैदराबाद तेलंगाना। एसोसिएशन पार्टनर्स आपके थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे शामिल थे, जैसे आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ऐसे ही अदर यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशन पार्टनर्स थे, ठीक है। इसके साथ ही इस इवेंट में पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था ₹1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड, and he also and announced the operationalization of a Anusandhan National Research Foundation established under the ANRF Act 2023, and he also unveiled coffee table book and vision document outlining India's science and technology goal. Okay, अब बात कर लेते हैं रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड की। इसे डिजाइन किया गया है प्रमोट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को इन आवर कंट्री विद अ टोटल बजट ऑफ 1 लाख करोड़, और ये स्कीम आपकी रहेगी 6 सालों के लिए, ठीक है। ऑल्सो द एंटायर अमाउंट ऑफ फॉर द फंड स्कीम will be drawn from the consolidated fund of India, and out of total budget गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एलोकेट किया है 20,000 करोड़ का बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2026, ठीक है। नोडल एजेंसी यहाँ पे रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा स्पेशल पर्पस फंड जो है वो भी सेटअप यहाँ पे किया जाएगा विद इन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। एंड जो फंड है इट विल बी इन्वेस्टेड इन दी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये डायरेक्टली स्टार्टअप्स को ना, मतलब स्टार्टअप्स में ना इन्वेस्ट करके ये इन्वेस्ट करेंगे आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC में, जो फर्दर
आपके जो स्टार्टअप्स होंगे या जो नीडेड ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनको ये फर्दर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, what is the total budget allocated for research and development innovation scheme fund over the 6 year? So यहाँ पे अभी हमने पढ़ा 1 लाख करोड़ का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है इस RDI स्कीम के लिए फॉर 6 ईयर, ठीक है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने इस इवेंट में हाईलाइट किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डबल्ड द कंट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन द लास्ट 10 years. He also highlighted the number of registered patent has increased 17 times and India has become the third largest startup ecosystem in the world. ठीक है, इसके अलावा इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है ये आपकी 2014 में 10 बिलियन यूएस डॉलर की थी, अब ये 2025 में कितना हो गया है, 140 बिलियन यूएस डॉलर की ये हो गई है। इसके अलावा इन्होंने हाईलाइट किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किए हैं 100 5G labs to advance innovation, support startups and strengthen 6G research and development ecosystem. ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने हाईलाइट किया था। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था, ओवर द लास्ट डिकेड नंबर ऑफ वुमेन फाइलिंग फॉर द पेटेंट एनुअली हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 पेटेंट पर ईयर जो 2014 में था, नाउ ये संख्या आपकी मोर देन 5000 पर ईयर हो गई है इन दी 2025, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, which Earth observation satellite was recently launched by the European Space Agency and Arianespace aboard the Ariane 6 रॉकेट। सो इनमें से कौन सी सैटेलाइट है जो रिसेंटली लॉन्च की गई थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड अरियनस्पेस द्वारा? सो इट इज सेंटिनल 1D। क्या नाम है इसका? सेंटिनल 1D एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ कोपरनिकस सेंटिनल 1 कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। सेंटिनल 1D जो है ये 356 लॉन्च था एरियन स्पेस का एंड फोर्थ मिशन यूजिंग एरियन 6 एंड इसका वेट आपका 2300 kg का था, विच इज डेवलप्ड बाय थेल्स एलिना स्पेस। ओके, मेन एम क्या है? एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, डिजास्टर मैनेजमेंट को, देन मैरीटाइम सेफ्टी, अर्बन प्लानिंग। ओके, देन सेंटिनल 1D जो है ये रिप्लेस करेगा सेंटिनल 1A को। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें, इसके डीजी हैं जोसेफ एश बेचर। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में और 1975 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन बैंक रिसेंटली क्रॉस दी 100 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने रिसेंटली क्रॉस किया है 100 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन? सो हियर आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने क्रॉस किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड विद दिस एसबीआई becomes the 6th इंडियन कंपनी टू अचीव दिस वैल्यूएशन। और इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड इन्फोसिस ने ये वैल्यूएशन जो है वो अचीव की हुई है। इसके अलावा एज ऑफ सितंबर 2025 एसबीआई का जो टोटल बिजनेस आपका था वो कितना पहुंच गया था? ₹100 ट्रिलियन। ओके, इसमें से आपका जो है अगर बाइफरकेट इसे करें तो एडवांस इनमें से आपका 44.20 लाख करोड़ का था और डिपॉजिट्स इसमें से 55.92 लाख करोड़ के बताए गए हैं। इसके अलावा अगर Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो इसमें नेट प्रॉफिट कितना था? 20,160 करोड़ का एंड जीएनपीए इसमें 1.73% का था। मतलब यहाँ पे 1.73% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। इसके अलावा नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये इंप्रूव हुआ था 0.42% से। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई टू इशू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको आरबीआई का अप्रूवल मिला है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, किस चीज के लिए कि ये इशू कर सकते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को? ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन वो भी, दैट इज जूनियो ऐसी कंपनी बनी है जिसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है आरबीआई से एंड आरबीआई ने यहाँ पे इस अप्रूवल में अलाउ किया है जूनियो को कि ये लॉन्च कर सकते हैं इनका डिजिटल वॉलेट विच विल बी लिंक्ड विद द यूपीआई। ठीक है, अब जूनियो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है, JPPL जो है, ये आपकी होली ओन्ड सब्सिडी है फर्स्ट पे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक पार्टनर्ड विद द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज EPFO टू इनेबल EPF पेमेंट रेमिटेंस थ्रू इट्स नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने EPFO के साथ पार्टनरशिप की है फॉर इनेबलिंग EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पेमेंट रेमिटेंस थ्रू इट्स नेट बैंकिंग
प्लेटफॉर्म। सो आंसर हियर इज इट इज सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज सिटी यूनियन बैंक। एंड ये फैसिलिटी आपकी चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च की गई थी बाय दी आर विजय अनंत, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके सिटी यूनियन बैंक के, एंड मनीष अग्निहोत्री, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं ईपीएफओ के, ईपीएफओ तमिलनाडु के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो ये नया सिस्टम आपका लाया गया है, यहाँ पे क्या बोला है कि जो रेमिटेंस प्रोसेसिंग टाइम है वो अब कम हो जाएगा। जहाँ पे पहले T+2 डेज लगते थे, अब ये T+1 डे यहाँ पे लगा करेगा। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। Now next question है, which Indian renewable energy company secured $331 million in a debt financing from the Asian Development Bank for an 837 megawatt peak hybrid renewable energy project in the Andhra Pradesh? तो इनमें से कौन सी renewable energy company है इंडिया की जिसने 331 मिलियन यूएस डॉलर की जो अमाउंट है, ठीक है, ये इन्होंने आपकी ली है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। किस चीज के लिए? 837 मेगावाट पीक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इन दी आंध्र प्रदेश। सो आंसर हियर इज इट इज रिन्यू एनर्जी ग्लोबल प्लेक। ठीक है, आंसर इज रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब टोटल फंडिंग पैकेज आपका वैसे तो 477 मिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें से 331 अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, फाइनेंस कर रहा है एडीबी डायरेक्टली, एंड जो रिमेनिंग 146 मिलियन यूएस डॉलर है ये एडीबी यहाँ पे रेज करेगा वाया को फाइनेंसिंग फ्रॉम अदर लेंडर्स। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि जो प्रोजेक्ट है ये इंटीग्रेट किया जाएगा 837 मेगावाट पीक ऑफ विंड एंड सोलर कैपेसिटी with a 415 megawatt hour battery energy storage system. Okay. Now next question है, Coal India Limited has signed a strategic joint venture agreement to undertake brownfield expansion of a 1600 megawatt thermal power project at Chandrapura Thermal Power Station in Jharkhand with which company? So recently Coal India Limited ने जो है एक joint venture agreement यहाँ पे साइन किया है। ठीक है, किसके साथ किया है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ। और किस चीज के लिए हुआ है? फॉर अ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन ऑफ 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट एट दी चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, जो झारखंड में आपका लोकेटेड है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? दो यहाँ पे आपके अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोल फायर्ड यूनिट जो हैं वो होंगे with a total capacity of 1600 मेगावाट, 800 मेगावाट ईच का रहेगा। शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे 50-50 का यहाँ पे शेयर रहेगा बिटवीन कोल इंडिया लिमिटेड एंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और टोटल कॉस्ट इसकी आपकी रहेगी 21,000 करोड़ की। ठीक है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये कमीशन किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 32 तक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज which bank launched M Circle, a specialized banking proposition designed exclusively for women to address their financial, lifestyle and healthcare needs. तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है एम सर्कल को? सो आंसर हियर इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एम सर्कल लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, जो विमेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो विमेंस हु आर होल्डिंग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, एयू ईवी, एयू एटर्निटी, एयू रॉयल, एयू प्लैटिनम, तो ये इनके प्रीमियम अकाउंट है। सो जो विमेन जिनके पास ये प्रीमियम अकाउंट है वो एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, एम सर्कल के लिए। अब ये जो सर्कल है इसमें 25% ऑफ दिया जाएगा लॉकर रेंटल्स में। जो आपके प्रेफरेंशियल लोन्स हैं उसमें 0.2% लोअर इंटरेस्ट रेट पे ये दिए जाएंगे। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप्स जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। और साथ में ही आपके जो ब्रांड्स हैं जैसे जियो, लूक्स, देन आपका कल्याण ज्वेलर्स, बुक माई शो, ये सारे जगहों पे आपको यहाँ पे लाइफस्टाइल ऑफर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, मतलब ये ब्रांड्स यहाँ पे ऑफर प्रोवाइड करेंगे। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, recently NPCI International Payment Limited has entered into a strategic partnership with which company to enable real-time cross-border remittance between India and Bahrain? तो रिसेंटली एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है एनपीसीआई की सब्सिडी, इसने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है किसके साथ? बेनिफिट के साथ। ठीक है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है बेनिफिट के साथ
फॉर इनेबलिंग रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस बिटवीन इंडिया एंड बहरीन। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो इंडिया का यूपीआई है इसको कनेक्ट किया जाएगा बहरीन के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के साथ, स्पेसिफिकली फवारी प्लस सर्विस इसका नाम आपका रहेगा। ठीक है, देन यहाँ पे जो पार्टनरशिप की गई है इट इज सपोर्टेड बाय इंडिया सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन। ठीक है, इसके अलावा एक और न्यूज़ है एनपीसीआई की। सो एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड जो है इनका पार्टनरशिप हुआ है क्लियर क्रॉप डीलिंग सिस्टम के साथ, जो सब्सिडी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ठीक है, सो रिसेंटली एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड का पार्टनरशिप हुआ है क्लियर क्रॉप डीलिंग सिस्टम के साथ। किस चीज के लिए? इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉरेक्स कैटेगरी ऑन अ भारत कनेक्ट। ठीक है, जहां पे जो रिटेल कस्टमर्स हैं इनको एक्सेस मिलेगा फॉरेन करेंसी सर्विसेज का वाया बैंकिंग एंड पेमेंट एप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज अ आर्म ऑफ अ वर्ल्ड बैंक टू प्रमोट इंक्लूसिव लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया। तो रिसेंटली इंडिया की कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ? सो आंसर हियर इज एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी आपकी कंपनी है? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, नाउ एज अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप आईएफसी जो है ये इन्वेस्ट कर रहा है 285 करोड़ इन एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच इंडियन कंपनी अंडर द administrative control of Ministry of Petroleum and Natural Gas sign a MOU with NMDC Energy, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है यूएई की, to enhance cooperation in executing onshore projects in Saudi Arabia. So recently जो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ? एक MOU साइन किया है NMDC एनर्जी के साथ। ठीक है, ताकि एनहांस किया जा सके कॉर्पोरेशन ऑनशोर प्रोजेक्ट्स में इन दी सऊदी अरेबिया। ओके, नाउ एनएमडीसी एनर्जी जो है ये सब्सिडी है यूएई की एनएमडीसी ग्रुप की। ठीक है, और ये जो पार्टनरशिप यहाँ पे की गई है ये फोकस करेंगे ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग में, रिफाइनरीज में, पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइन स्टोरेज टर्मिनल्स, एनर्जी ट्रांजिशन में। तो इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो एमओयू है ये साइन किया गया था आबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस में, जो आबू धाबी यूएई में हुआ था, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वर्तिका शुक्ला जो सीएमडी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की, एंड अहमद अल दहेरी जो सीईओ है एनएमडीसी एनर्जी के। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल जरूर कीजिएगा benchmarkstudy007@gmail.com पे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो अब मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।